नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण ट्रिक बताने वाली हूँ कि किसी भी प्रकार से निबंध यदि आपके परीक्षा में पूछा जाता है संबंधित टॉपिक पर, तो आपको कैसे निबंध को लिखना है। वे कौन कौन से महत्वपूर्ण पार्ट हैं, भाग हैं, जो किसी भी प्रकार का निबंध आपके परीक्षा में आए, आप उन्हीं सारे भाग को अपने निबंध में समायोजित करेंगे और अपने राइटिंग स्किल के माध्यम से अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। आप सभी देख रहे हैं कि शिक्षा से संबंधित कई टॉपिक आप सभी के बीच हैं और इन सभी को आप कैसे एक ही संबंधित टॉपिक को कैसे विभिन्न आयाम से लिखेंगे, इसके संबंध में मैं आज आप सभी को बताने वाली हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ शिक्षा से संबंधित टॉपिक है। प्रथम, शिक्षा समाज के विकास के लिए अहम। सामाजिक परिवर्तन में विकास का कारक शिक्षा सदैव ही अहम भूमिका निभाया है। तीसरा जो निबंध है शिक्षा से संबंधित वो है, राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा कारक सदैव तत्पर रहा, बावजूद आज भी हम पूर्ण साक्षरता में पिछड़े हैं। जो चौथा निबंध है शिक्षा संबंधित है वो है, क्या शिक्षा ही वह मूल मंत्र है जो 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। पांचवा जो टॉपिक है अर्थात पांचवा जो निबंध है शिक्षा से रिलेटेड वो है, शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ एवं समाधान। जो छठवां निबंध है वो है, शिक्षा बिना महिला सशक्तिकरण अधूरा। सातवां है, शिक्षा में आए बदलाव किस प्रकार युवा भारत को नव भारत में बदलेगा। आठवां जो निबंध है शिक्षा से संबंधित वो है, राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था की परिपक्वता क्या शिक्षा बिना पूरा है या पूर्ण है। नवा जो निबंध है वो है, नई शिक्षा नीति क्यों महत्वपूर्ण। और 10वां जो है, नई शिक्षा नीति के समक्ष चुनौतियाँ और समाधान। साथियों ये ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का निबंध पूछा जाए, यदि आपका स्किल डेवलप है, राइटिंग स्किल ऐसे से रिलेटेड, और आपको पता है कि निबंध में कौन कौन से भाग होंगे, तो 100% फ्रेंड्स आप सभी अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। ध्यान रखें, जब भी निबंध लिखें तो निबंध में आज जो भाग आपको बताया जाना है सभी आयामों को जरूर सम्मिलित करेंगे और अपने दृष्टिकोण को सदैव ही सकारात्मक आपको रखना है। ठीक है, तो साथियों आज मेरे द्वारा बताया जा रहा है कि आप यदि किसी टॉपिक से संबंधित तैयारी करते हैं तो आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो भाग। अभी आप देखिए, शिक्षा टॉपिक से संबंधित विभिन्न शिक्षा से संबंधित निबंध, ये जितने निबंध आप सभी के बीच अभी आए थे उन सारे निबंध में साथियों जो बस प्रस्तावना होता है महत्वपूर्ण, ठीक है, उसमें थोड़ा परिवर्तन आप करेंगे। बाकी ये जो पार्ट आप देख रहे हैं टोटल वो एज इट इज़ फॉर्म में होगा, अर्थात इंट्रोडक्शन एज इट इज़ इंट्रोडक्शन होगा ही होगा, अर्थात प्रस्तावना। मेन पार्ट निबंध से संबंधित जो मुख्य भाग होता है उसको भी आप लिखेंगे ही लिखेंगे। 8 किस्में आपको प्रयोग करना होगा साथियों। बस आपका जो राइटिंग स्किल होता है उसमें थोड़ी बहुत परिवर्तन होता है। जैसे कि प्रस्तावना जो आप लिखेंगे तो ये ध्यान रखें, जो भी टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है, जैसे शिक्षा से संबंधित कोई भी निबंध, और मान लीजिए विश्लेषणात्मक निबंध पूछा गया है, तो प्रयास करिए कि सारे शब्द जो आपके निबंध में पूछे गए हैं वो टोटल शब्द आपके प्रस्तावना में 100% श्योरिटी के साथ आ जाए। ठीक है, और प्रथम लाइन से ही आप दिग्भ्रमित नहीं होंगे, प्रथम लाइन से ही आप अपने टॉपिक से रिलेटेड आयाम को बयां करेंगे। ऐसा ना हो साथियों कि आप भूमिका बनाने लगे। आप सभी द्वारा जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से मेरे पास निबंध पहुंचाया जाता है उसमें बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि अभी नया नया इस क्लास से जुड़े हुए हैं, तो उनके द्वारा भी अभी प्रस्तावना जो लिखा जा रहा है तो अभी इतना परिपक्व नहीं है। तो मैं बताऊंगी कैसे प्रस्तावना लिखना है, कैसे सुधारना है, और प्रयास करूंगी कि 21 टॉपिक से संबंधित प्रस्तावना आप सभी को उपलब्ध कराऊं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, प्रस्तावना जब आप लिखें तो आप सभी क्या करेंगे कि ये जो आप विषय देख रहे हैं निबंध, जैसे यहाँ पे है शिक्षा समाज के विकास के लिए अहम, तो ये सारा टोटल शब्द आप सभी के प्रस्तावना में आ जाने चाहिए। शिक्षा समाज के विकास के लिए अहम, सामाजिक परिवर्तन के विकास का कारक शिक्षा सदैव ही अहम भूमिका निभाया है। एज ए एग्जाम्पल मैं आप सभी को देती हूँ। जैसे प्रस्तावना स्टार्ट करते हैं तो लिखेंगे क्या कि वर्तमान परिवेश को यदि पुष्पित पल्लवित करना है, समाज को एक नई ऊंचाइयों पर लाना है तो निश्चित रूप से शिक्षा समाज के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है और ये एक गेम चेंजर के रूप में भी
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब फिर थोड़ा सा और 2-3 पॉइंट जो आपको लिखना है संभावनाओं से संबंधित, महत्व से संबंधित, उसको कॉमा के माध्यम से अपने प्रस्तावना को एक समग्र आयाम दीजिए। दूसरा जो ये निबंध है उसको कैसे लिखेंगे, सामाजिक परिवर्तन में विकास का कारक शिक्षा सदैव ही अहम भूमिका निभाया। इसको कैसे लिखेंगे सभ्यता के विकास में सदैव ही शिक्षा की दिशा और दशा अहम भूमिका निभाया है। और यह कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सामाजिक परिवर्तन में विकास का कारक शिक्षा सदैव ही अहम भूमिका निभाया है। तो ये आपका पहले से दूसरे से तीसरे लाइन में समायोजित आपके प्रस्तावना में होगा। उसके बाद जो प्रस्तावना के जो महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसको आप लिखेंगे। ऐसे ही साथियों, प्रस्तावना में राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा कारक सदैव तत्पर रहा, बावजूद आज भी हम पूर्ण साक्षरता में पिछड़े हैं। इसको भी आप इसी पहल के तहत स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, इसी प्रकार से आप प्रस्तावना को मेन भूमिका फोकस के रूप में रखेंगे। हमेशा कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज ए लास्ट इम्प्रेशन, ठीक है। और जो कहावतें होती हैं, मुहावरे होते हैं, तो यानी कि वो सही होते हैं, वो हमारे विरासत के अंग होते हैं। तो ये ध्यान रखिए, प्रस्तावना में आप सभी का समग्र आयाम निबंध का दिखना चाहिए, बेहतर से बेस्ट होना चाहिए, ठीक। अब हम आते हैं मेन पार्ट। मेन पार्ट क्या होता है? मेन पार्ट होता है जो आपके निबंध में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं शिक्षा समाज के विकास के लिए अहम। तो शिक्षा क्यों समाज के विकास के लिए अहम है, ठीक है, उसके बारे में सब कुछ आप मेन पार्ट में समायोजित करेंगे। इसी प्रकार शिक्षा के विकास के लिए जितने भी भारत सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं हैं साथियों, उसको आप कम से कम 10 से 12 योजनाएं ज़रूर लिखिएगा। और कैसे लिखेंगे, ये नहीं कि किसी योजना को लिखकर उस योजना के बारे में आप बताने लगे, ये कदापि गलती ना करिएगा। आप 10-12 या 8-9 जो योजना लिख रहे हैं, जिसमें से 80% आपका भारत सरकार की योजना होगी, 20% राज्य सरकार की योजना होगी, ठीक है। उनको जब लिख रहे हैं तो कॉमा के माध्यम से आपको लिखना होगा और एक पैराग्राफ में इसको आप समय और जगह दीजिए। अब हम आते हैं अचीवमेंट। बस अब क्या करेंगे, आपके जो टॉपिक से रिलेटेड जो अचीवमेंट है उसको लिखेंगे। ध्यान रखिए, यहाँ पे जितने भी निबंध आप देख रहे हैं सब में यही पार्ट आपको निभाना है। बशर्ते साथियों, यदि किसी निबंध में चुनौतियाँ बस चुनौतियों पे फोकस कर दिया जा रहा है, ठीक है, तो फिर मुख्य भाग में आप अपने क्या परिवर्तन करेंगे निबंध में? मुख्य भाग में आप चुनौतियों को दर्शाएंगे, ठीक है। उसके बाद जितने आयाम मेरे द्वारा बताए गए हैं उसको जरूर समायोजित करेंगे ही करेंगे, अर्थात ये सारे आयाम, क्योंकि यही आयाम है जिसमें लोगों आप सभी के एग्जामिनर द्वारा नंबर दिया जाता है। हर पार्ट के लिए आप सभी के लिए नंबर तय रहता है कि इस पार्ट में कितना नंबर आपको मिलेगा, और जिसमें आपका ये जो समाधान पक्ष होता है इसमें मैक्सिमम अंक आप सभी को मिलता है, ठीक है। तो आप साथियों प्रत्येक भाग को अपने निबंध में ज़रूर लिखेंगे। अचीवमेंट बता दी, चुनौतियाँ आप जैसे लिख रहे हैं तो ध्यान रखिए चुनौतियाँ, जैसे कई लोग आप सभी द्वारा जो निबंध उपलब्ध मुझे कराए जाते हैं प्रेस सीरीज के दौरान, तो मैं देखती हूँ कि कई युवा हैं चुनौतियों को हेडिंग में लिखते हैं। एक चुनौती लिख दिया, उसके बारे में लिखेंगे, फिर दूसरी चुनौती लिखेंगे, फिर उसके बारे में लिखेंगे, फिर तीसरी चुनौती लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, और इस प्रकार से लगभग 3 से 4 पैराग्राफ तो चुनौतियों में ही वो अपने पूरे शब्द को दे देते हैं, जो कि गलत रणनीति है। साथियों, चुनौतियाँ यदि आप लिख रहे हैं, ध्यान रखिए 12 से 15 या 15 से 16 या 20 मान लीजिए चुनौती जो लिख रहे हैं, उसको 1 से 2 पैराग्राफ में आप कॉमा के माध्यम से लिख दीजिए। इससे क्या होगा, कॉमा के माध्यम से लिखेंगे तो मैक्सिमम आप अपने बातों को उस निबंध में दर्शा रहे हैं, यानी मैक्सिमम आपको कम वाक्य में, कम शब्द में आप बेहतर प्रस्तुति कर रहे हैं। यही आपका विश्लेषण क्षमता है कि आप कैसे उसको कॉमा के माध्यम से और कैसे शब्द जो कोश आपके बेहतर है उसके माध्यम से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ साथियों, मैं आप सभी को बताऊं, जब भी आप चुनौतियां लिखें तो चुनौतियां लिखने का एक स्टाइल होता है। आप में से कई हमारे युवा चुनौतियां जब लिखे थे तो उस दौरान चुनौतियां को एक आलोचक की बातें लिखे थे, जबकि जब आप चुनौतियां लिखते हैं तो उसको आलोचना की दृष्टि से नहीं लिखेंगे। एक युवा ने लिखा था कि सरकार असफल है इस नीति के क्रियान्वयन के लिए, भ्रष्टाचार चारों ओर फैल चुका है जिसके कारण ये नहीं हो पा रहा है। साथियों,
ध्यान रखें, यदि सरकार, प्रदेश, आम जनता असफल हो जाती तो हमारा देश का विकास संभव नहीं होता है। निश्चित रूप से समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन समाधान कारक भी प्रबल रूप से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो हमेशा एक पॉजिटिव सेंस के साथ आप चुनौतियां लिखेंगे। लगे कि हाँ आप शासन प्रशासन के अंग बनेंगे तो सारी जितनी भी समस्याएं हैं उसको आप चुटकी में दूर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका पॉजिटिव अप्रोच नहीं रहेगा तब तक आप समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। जब आपका आत्मबल सशक्त नहीं होगा फिर आप चुनौतियों को कैसे दूर करेंगे, कैसे पहल करेंगे समस्याओं को दूर करने के लिए। बस दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर देना ही बस एक अच्छा विश्लेषण नहीं होगा आप लोगों का। आप इस प्रकार से चुनौतियों को लिखें कि लगे कि हाँ आप एक स्वस्थ रूप से हर प्रकार की जानकारी रखते हैं। चुनौतियाँ लिखें और ये भी ध्यान रखें, चुनौतियाँ जब आप लिखते हैं तो जितना चुनौती लिखें उससे लगभग 25% एक्स्ट्रा समाधान लिखेंगे। ये नहीं कि आप 10 चुनौतियाँ लिख दिए और 5 समाधान लिख दिए। ठीक है, अर्थात आप सारा समस्या तो जान रहे हैं और उसका निवारण का उपाय नहीं जान रहे हैं। तो आप प्रयास करेंगे कि कम से कम 25% एक्स्ट्रा समाधान जरूर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यदि 15 चुनौतियाँ लिख रहे हैं तो आप प्रयास करिए 20 कम से कम समाधान जरूर लिखें। तो साथियों, समाधान आप कैसे लिखेंगे? समाधान भी आप कॉमा के माध्यम से और विश्लेषण स्किल डेवलप करके उसको समायोजित करें, निश्चित रूप से बेस्ट होगा। और फिर लास्ट में साथियों मैं हमेशा बताती हूँ, थोड़ा सा फिर से मुख्य पाठ को इन्फेसिस करिए, उसके बाद निष्कर्ष लिखें। और ध्यान रखिए ये जितने आपके मुख्य पाठ आपको बताए जा रहे हैं ये आप हेडिंग के रूप में अपने निबंध में कदापि नहीं लिखेंगे। कई हमारे युवा लिख देते हैं, प्रस्तावना हेडिंग डालते हैं ब्लैक पेन से, ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना ब्लू पेन से लिख रहे हैं, उसके बाद लिखते हैं चुनौतियाँ और फिर ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे ऐसे करने की कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सीधे एक कलर के पेन से यूज करें और सीधे सीधे लिखना आरंभ कर दें, क्योंकि मेरा मानना है कि आपका एक एक वाक्य, एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये कदापि ना सोचें कि आप हेडिंग को एम्फेसिस करेंगे, किसी लाइन को अंडरलाइन कर देंगे, किसी लाइन को कलरफुल कर देंगे तो उसमें आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। क्यों? अन्य जो आपके शब्द वाक्य हैं क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? साथियों, मेरा मानना है कि आपका हर लाइन निबंध का अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दृष्टिकोण से मैं आप सभी को कहूँगी कि आप सभी आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट जरूर करें। आप सभी के स्किल कैसे डेवलप होगा मैं तमाम उपाय आप सभी को बता रही हूँ। और आज इन्हीं सभी क्रम में आज ये फिर से मैं बताई कि निबंध किसी भी प्रकार से पूछा जाए आप सभी को प्रत्येक दशा में ये सारे आयाम अवश्य ही लिखना ही होगा। निबंध की शुरुआत कैसे करें? ठीक है, निबंध, कई लोग कहते हैं मैम मुझे निबंध लिखने में बहुत दिक्कत होता है, निबंध लिखने आखिर शुरू कैसे किया जाए? अरे 2-3 शब्द आप सीख लीजिए। हालांकि मैं हमेशा आप सभी को बताती हूँ कि आप निबंध ऐसे करिए या ऐसे कर दीजिए कि कहा जाता है कि और फिर सुख समृद्धि विकास के लिए अगर कोई कारक महत्वपूर्ण है तो शिक्षा से बेहतर कोई मूल मंत्र नहीं है। इसी से आप शुरू कर दीजिए। अगर मान लीजिए महिला सशक्तिकरण का पूछ दिया जाता है तो लिख दीजिए, कहा जाता है कि देश का यदि समुचित विकास करना है तो महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा, महिला सशक्तिकरण के मूल मंत्र को धरातल पर क्रियान्वित करना होगा। फिर उसके बाद आप लाइन अपना स्टार्ट कर दीजिए। साथियों, बहुत ईजी है निबंध लिखना। आप सोच नहीं सकते हैं कि मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आता है निबंध लिखने में, लेकिन क्या बताएं समय अभाव के कारण मैं आप सभी के बीच ऐसे लिखकर आप सभी के बीच उपलब्ध नहीं करा पाती हूँ। जब भी सोचती हूँ कि आप सभी को निबंध लिखो तो 2 से 3 पैराग्राफ अभी लिखी ही रहती हूँ, तब तक पता चलता है कि कोई महत्वपूर्ण काम आ गया है और फिर वहाँ पे मुझे छोड़ना पड़ता है। इसके बावजूद मैं चाहती हूँ कि क्यों नहीं आप सभी को खुद ही इतना सक्षम बना दिया जाए, आत्मनिर्भर बना दिया जाए, सशक्त बना दिया जाए कि किसी भी टॉपिक पे पूछा जाए आप एक बेहतर स्किल को डेवलप करें, उसके माध्यम से आप अधिकतम अंक जरूर प्राप्त करें। साथियों, निबंध लिखना मात्र एक कला है और कुछ नहीं है, क्योंकि निबंध आप तब लिखते हैं प्रतियोगी परीक्षा में जब आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लिए होते हैं। इसका मतलब कि आप सभी के पास पर्याप्त जानकारियाँ हो चुकी होती हैं, तथ्यों की जानकारियाँ हो चुकी होती हैं। अब बस उन तथ्यों को अपने कैसे विश्लेषण के माध्यम से आप प्रस्तुत कर रहे हैं, दिस इज़ ए आर्ट। और इस आर्ट के लिए
आप सभी को आज मैं ये सारा कुछ बता रही हूँ कि निबंध में ये सारे पार्ट आपको लिखने होंगे। अब मैं बताती हूँ कि आखिर आप अपने स्किल को डेवलप कैसे करेंगे। तो साथियों, आप सभी को मैं अवगत कराऊँ कि आप सभी मासिक योजना पत्रिका नियमित रूप से लें। साथियों, बहुत पतला पत्रिका है, मात्र 40 से 45 पेज है। आप में से बहुत सारे हमारे युवा हैं जो कि न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को बहुत ज़्यादा इन्फेसिस करते हैं, बहुत पढ़ते हैं। अब मेरा मानना है कि आप मैक्सिमम जो टाइम है, अर्थात यदि 45 पेज है, 45 पेज, इसका मतलब आप 3 से 4 घंटे में, और बहुत हुआ तो 5 घंटे में, 4 घंटा मैक्सिमम मान लीजिए, जिससे ज़्यादा आपको योजना नहीं पढ़ना है। 4 घंटे में आप एक योजना पत्रिका को समाप्त कर देंगे। उसका कारण है साथियों, जो 45 पेज का योजना पत्रिका होती है तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमम तो ऐड होता है, दूसरा कई अनावश्यक बिंदुएँ होती हैं, बहुत सारे चार्ट होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक योजना पत्रिका आप 4 घंटे पढ़ लेंगे। और ध्यान रखें, उसके पढ़ने से क्या लाभ होगा, पढ़ेंगे तो जहां आप सभी का निबंध की तैयारी होगी, आंसर राइटिंग का जो स्किल है वो भी डेवलप होगा, साथ में निबंध आप कैसे लिखेंगे वो सब कुछ आपको जानकारियाँ होगी। आज मैं आप सभी को ये जितने भी पार्ट साथियों बता रही हूँ, आप उसे बहुत ही बेहतर तरीके से कवर करेंगे। आप में से बहुत सारे हमारे युवा मुझसे कांटेक्ट भी किए हैं, कांटेक्ट में भी हैं। आप सभी से मैं लाइव जुड़ती भी हूँ, जिसमें आप सभी अपनी समस्याओं को बताते हैं। आप सभी अवगत है कि प्रत्येक रविवार को दोपहर 11 बजे मैं आप सभी के बीच लाइव आती हूँ, जिसमें आप सभी की सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो साथियों, आप सभी क्या करेंगे, योजना पत्रिका जब पढ़ते हैं तो देखिए हर आलेख को कैसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, जब भी कोई नया उसका आलेख पढ़िए, लेख पढ़िए, तो देखिए कि आरंभ कैसे किया गया है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि कैसे उस भूमिका में टू द पॉइंट उस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट को लिखा गया है। फिर आप जब दूसरे पैराग्राफ में आएंगे तो आप देखेंगे उसके मुख्य पार्ट को बताया गया है। फिर देखेंगे आप चुनौतियां हैं विभिन्न, फिर आप देखेंगे उसके समाधान पक्ष भी हैं, और अंत भी जरूर आप देखिए कि किस प्रकार से निष्कर्ष एक पॉजिटिव अप्रोच में किया गया है। तो आप देखेंगे साथियों, उस लेख के माध्यम से आप अपने स्किल को बहुत ही अच्छे से डेवलप करने की कला जो है वो डेवलप कर लेंगे। तो आप अवश्य ही योजना पत्रिका को ज़रूर पढ़ेंगे। वैसे भी साथियों, कहा जाता है कि यदि आप अच्छे लेख पढ़ते हैं तो आपके भीतर एक क्वालिटी भी डेवलप होती है, और मुझे पूरा भरोसा है फ्रेंड्स, आप सभी अपने भीतर छिपे अपने क्वालिटी को ज़रूर ही डेवलप करेंगे, क्योंकि क्वालिटी सब में एक बराबर होती है, बशर्ते आप अपने क्वालिटी को कैसे उकेरते हैं ये निर्भर करता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आप सभी को समझा रही हूँ, उस समझाने के क्रम में अवश्य ही सफल होंगी। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि रावत पब्लिकेशन द्वारा एक किताब निकलता है सामाजिक मुद्दे, ठीक है, जो कि GL शर्मा द्वारा लिखित है। उसमें सोशल इशू से रिलेटेड काफ़ी अच्छे टॉपिक को समायोजित किया गया है। आप उसको पढ़ेंगे तो वे तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट प्राप्त कर लेंगे, जो कि आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप सभी को आज ये भी बताना है कि आप सभी अवश्य ही अनिवार्य रूप से जो मेरे द्वारा 21+1 टॉपिक ऐसे से रिलेटेड टॉपिक बताया गया है उसका नोट्स ज़रूर बना लें। नोट्स बनाने के ये फ़ायदा होगा कि निबंध किसी भी प्रकार से पूछे, उसी नोट्स से आप अपने ये सारे निबंध, चाहे वो किसी भी प्रकार से पूछा जाए, आप लिख सकते हैं। अर्थात फैक्ट की जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए शिक्षा है, यही है, क्या शिक्षा ही वह मूल मंत्र है जो 21वीं, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये वाला, क्या शिक्षा ही वह मूल मंत्र है जो 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। इसका सीधे सीधे क्या होगा, वही आपका होगा, प्रस्तावना होगा, मुख्य भाग होगा, भारत सरकार राज्य सरकार की योजनाएं होंगी, उपलब्धियां होंगी, उसके बाद जो आपके चुनौतियां वगैरह हैं। तो जब आपको पता होना चाहिए ना भारत सरकार द्वारा शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है, प्लस आपको पता होना चाहिए उपलब्धियां क्या है वर्तमान में, शिक्षा दर किस राज्य में सर्वाधिक है, कहाँ पे कम है, ठीक है, कौन कौन सी नई तकनीक अपनाई जा रही है, कोविड काल में शिक्षा में क्या नया परिवर्तन देखा गया, नई शिक्षा नीति कैसे अनेक आयामों को शामिल किया, कैसे आज सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा को एक नई दिशा दी जा रही है, कैसे दूरदर्शन के माध्यम से जब सारा परिदृश्य
मतलब कि सारा जनजीवन ठप था, उस दौरान भी भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाए जाने का कार्य किया गया। ये सब कुछ आप लिखेंगे। ये नहीं कि कोविड काल में तो विद्यालय बंद थे, ऑनलाइन शिक्षा तो बंद नहीं था ना। आज मैं भी आप सभी को ज्ञान दे रही हूँ। वो कैसे दे रही हूँ? सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है। तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। लिखिए, जो होता है उसी को लिखा जाता है। यदि आप व्यवहार को क्रियान्वित कर रहे हैं अपने आंसर राइटिंग में, एसे राइटिंग में, तो 100% फ्रेंड्स वो वास्तविकता होती है। उसमें आप अंक भी ज़्यादा पाएंगे। पारंपरिक निबंध शैली कई युवा इस्तेमाल करते हैं, जो कि उचित नहीं है। आप आधुनिक शैली का प्रयोग करें, जिसमें जो हो रहा है वास्तविकता आप बताइए, ठीक है। तो वास्तविकता बताएंगे तो आप अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। तो साथियों, शिक्षा ही वह मूल मंत्र है जो 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में भूमिका निभाएगा। तो आप बताइए, जब आपको चुनौतियां पता रहेगा शिक्षा से संबंधित, तभी तो आप लिखेंगे। तो इसलिए मैं आप सभी को कहती हूँ कि नोट्स पहले तैयार कर लीजिए, आपके पास अभी समय है, ठीक। तो आप क्या करो कि आप जितनी भी चुनौतियाँ उसको पॉइंट टू पॉइंट तैयार करो, उपलब्धियाँ हैं उसको पॉइंट टू पॉइंट तैयार करो। फिर आप क्या करो कि जितने भी समाधान है उसको भी पॉइंट टू पॉइंट तैयार करो आप। और निष्कर्ष कैसे लिखना है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं शिक्षा से रिलेटेड आए हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। आप हमेशा प्रस्तावना और निष्कर्ष डिफरेंट टाइप का लिखेंगे। उसका कारण है साथियों, आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके निबंध के विषय से संबंधित ही आंसर स्किल आपका ऐसे में होना चाहिए। जैसे आपका क्या शिक्षा ही वह मूल मंत्र है जो 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो निष्कर्ष में आपका कैसे कंप्लीट होगा, ऐसे लिखेंगे। निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि शिक्षा ही वह मूल मंत्र है जो 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। अब वह दिन दूर नहीं है कि हम सभी उपरोक्त समस्याओं को दूर करें तो ये लक्ष्य क्रियान्वित न हो, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों, अब ये नहीं कि मैं आप सभी को 4-5 निष्कर्ष बता दी तो आप उसको ऐसे ही एज इट इज़ फॉर्म में उतार दिए। गलती कदापि मत करिएगा। ध्यान रखें, अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम करना होगा। अपने भीतर छिपे अपने स्किल को उकेरना होगा, ठीक है। ये नहीं कि दूसरे के स्किल के माध्यम से आप एक बेहतर निबंध लिख लेंगे। फ्रेंड्स, कभी भी थाली में परोसा हुआ खाना जो होता है, ठीक है, आपको अगर दूसरा भी व्यक्ति खिलाता है तो उसे ग्रहण करने के लिए आपको अपना मुंह चलाना पड़ता है, अर्थात आपको अपना परिश्रम करना होता है। तो यदि आप स्वयं अपने इस स्किल को डेवलप कर ले, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आपके भीतर वो तमाम स्किल है जो सफल युवाओं में है। तो साथियों, आप अवश्य अपने स्किल को डेवलप करें। और हर्ष की बात है कि आप में से बहुत सारे हमारे युवा बेहतर निबंध लिखने की कला को जान चुके हैं और वो जो निबंध उपलब्ध करा रहे हैं, सारे इस पार्ट को उपलब्ध करा रहे हैं। मैं खुद नहीं समझ रही थी कि इतना जल्दी आप सभी इस क्लासेस को इतने अच्छे से सीख लेंगे। आप में से बहुत सारे मेरे युवा इतना गजब कैसे लिखते हैं कि मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और मैं बार बार आप सभी को कहती हूँ, लिखना बिल्कुल ना छोड़ें। एसे राइटिंग बस एक स्किल है और ये स्किल तब डेवलप होता है जब आप अपने भीतर छिपे डर को निकाल के फेंकिए और लिखने बैठिए। कितना भी गंदा ऐसे आप पहला लिखिए, उसमें डरने उड़ने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेधड़क आप निबंध लिखिए और उसको देखिए कैसा लिखे हैं, फिर दोबारा लिखेंगे, अपने आप एक बेहतर ऐसे लिखने की कला को डेवलप कर लेंगे। तो साथियों, आज मैं आप सभी को वे क्लासेस बताई कि किसी भी प्रकार से यदि निबंध पूछा जाए एक टॉपिक पर, आप सभी अवश्य ये सारे जितने मुख्य भाग हैं उसको ज़रूर प्रयोग में करेंगे। साथियों, इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी को आश्वासन देती हूँ कि मेरी द्वारा ये जितने निबंध के पार्ट आप सभी को बताए गए हैं, जो कि नोट्स के रूप में आप सभी को कंप्लीट करना है, आप अवश्य ही कंप्लीट करिएगा। मैं भी प्रयास करूँगी कि हर एक टॉपिक पर इन सारे पार्ट को आप सभी के बीच लाऊं और आप सभी के स्किल को डेवलप करने के लिए लगातार हर वीकेंड पर टेस्ट सीरीज आयोजित करती रहूंगी। आप सभी अवश्य ही जो व्हाट्सएप नंबर आप सभी को प्रोवाइड कराया गया है, उस नंबर पर अवश्य ही अपने द्वारा लिखे गए निबंध को उपलब्ध कराइएगा। आप में से बहुत से युवा अभी हाल में ही इस
क्लासेस से जुड़ रहे हैं तो आप सभी को भी बताना है कि आप सभी अवश्य ही सैटरडे को जो क्लासेस लिए जाते हैं टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आप उससे जुड़े। और उसी क्लासेस के साथ आप सभी को व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाता है, जहां पर आप सभी अपने निबंध जो कि स्वयं लिखते हैं उसको आप उपलब्ध कराते हैं। ध्यान रखें, जो भी आप निबंध लिखेंगे उसे आप संडे को 2 बजे के पहले ही उपलब्ध कराएंगे, अन्यथा आपके निबंध को जांचा नहीं जाएगा। साथियों, इसी आशा के साथ आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। बेस्ट ऑफ लक।